नमस्कार, मैं हूं रवि और आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्लासिफाइड विजडम में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी नेशनल कन्वेंशन की यानी राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसकी शुरुआत हुई 1792 से, जब लुई द 16 को प्रिजनर बनाया गया, और इसका अंत हुआ 1795 में, जब जैकोबिन क्लब के हेड रॉबespierre का एग्जीक्यूशन हुआ। इस नेशनल कन्वेंशन के अंडर काफ़ी सारे रेडिकल स्टेप्स उठाए गए फ्रांस में, और फ्रांस की पॉलिटिक्स रेडिकलिज्म की ओर बढ़ी। इसका जो सबसे पहला स्टेप था वो था एग्जीक्यूशन ऑफ लुई द 16, यानी लुई द 16 को मृत्यु दंड दिया जाना गुलोटाइन के द्वारा। और इसके बाद फ्रांस अतिवाद की ओर ही बढ़ता चला गया। आज हम इसके आगे दो और टॉपिक कवर करेंगे। पहला है इकोनॉमी, फ्रांस की 1792 से 1795 तक, और दूसरा है रेन ऑफ टेरर, जब फ्रांस एक्सट्रीम रेडिकलिज्म की ओर गया और फ्रांस में सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन हुए काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स की। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर वीडियो। अर्थव्यवस्था फ्रांस के लिए हमेशा से ही एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा 18वीं सदी में। अगर आपको याद हो, हमने फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के होने के कारणों के ऊपर, जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से फ्रांस का जो सामाजिक ढांचा है वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, क्लर्जी, नोबल और कॉमनर्स। इसमें जो सारा का सारा टैक्स है वो कॉमन पीपल को देना होता था, तो सारा का सारा जो आर्थिक बोझ है वो आम जनता के ऊपर ही था। इसी को देखते हुए इतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ ओल्ड रजीम के खिलाफ, और फ्रांस को एक मॉडर्न नेशन बनाने की गुहार लगाई गई जनता के द्वारा। अब जब रेवोल्यूशन हुआ तो राजा को भी आम जनता की शर्तों को मानना पड़ा, और फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, यानी कि एक संवैधानिक राजतंत्र बना। काफी सारे सुधार हुए इस संवैधानिक राजतंत्र के दौरान फ्रांस में, लेकिन अर्थव्यवस्था अभी भी बहुत बड़ा मुद्दा बनी रही, और इस गिरती अर्थव्यवस्था के कारण ही फ्रांस के राजा को प्रिजनर बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सस्पेंड किया गया, और फ्रांस को एक नया गणतंत्र देश घोषित किया गया, जहां पर आम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासक बने। इसी के दौरान फ्रांस में नेशनल कन्वेंशन यानी राष्ट्रीय सम्मेलन का गठन हुआ, जो 1792 से 1795 तक चला, जिसमें 3 आइडियोलॉजीज के लोग मेन थे। एक थे गिरोंडेंट्स, जो कि थे मॉडरेट्स। दूसरे थे जैकोबिन्स या मोन्टागनार्ड्स, जो थे रेडिकल। और तीसरे थे प्लेन, जो कि सेंट्रिस्ट विचारधारा के लोग थे। इन्होंने राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान बहुत सारे सुधार करने की कोशिश की, लेकिन इनके सामने भी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा चैलेंज थी। और अब इस नेशनल कन्वेंशन के दौरान फ्रांस को काफी सारे आर्थिक संकटों से और ज्यादा जूझना पड़ा। उसको हम पॉइंट वाइज समझेंगे कि ये क्या चैलेंजेस आए नेशनल कन्वेंशन के दौरान। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है वॉर। अगर आपको याद हो, हमने जब फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर के ऊपर वीडियो बनाई थी, उस लेक्चर में हमने बताया था कि फ्रांस एक तरफ था और दूसरी तरफ था ब्रिटेन, प्रशिया जो आज का जर्मनी है, ऑस्ट्रिया, स्पेन, डच रिपब्लिक और अन्य देश। तो ये सबके सब देश एक तरफ और दूसरी तरफ फ्रांस इनसे लड़ रहा था। 1792 से 1795 के दौरान, जब तक नेशनल कन्वेंशन रही, तब तक फ्रांस इन वॉर्स में लगभग विजयी रहा, लेकिन इस वॉर का बहुत बड़ा आर्थिक खामियाजा भी फ्रांस को चुकाना पड़ा। मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि जाहिर सी बात है, इतने बड़े स्केल में युद्ध लड़ना है आपने, तो आपको बहुत ज्यादा वेपन्स, हथियारों की जरूरत है। इसके साथ साथ आर्मी की सैलरीज देनी होंगी, ज्यादा मात्रा में आर्मी होगी तो उतनी ही ज्यादा सैलरी भी देनी होगी। अदर इक्विपमेंट्स में खर्चा करना होगा, और फूड
की भी आपूर्ति गवर्नमेंट को ही करनी पड़ेगी आर्मी के लिए, जिसके कारण फ्रांस में जो अनाज है उसकी बहुत ज्यादा कमी हुई आम जनता के लिए। इसी के साथ साथ जो अदर नेशंस थे उन्होंने सारे के सारे रूट ब्लॉक कर दिए फ्रांस के ट्रेड करने के लिए, जिससे कि अब जो एसेंशियल आइटम्स थे वो फ्रांस तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो अब फ्रांस को अपने ही देश में होने वाली पैदावार के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट होना था, आम जनता को भी राशन देना था और इसके साथ साथ जो आर्मीज हैं उन्हें भी राशन प्रोवाइड कराना था, जिससे कि बहुत ज्यादा कमी हो गई ग्रेन्स की फ्रांस में। सिंपल सी बात है, वॉर होने के कारण स्कैरसिटी आई अनाजों में और बाकी एसेंशियल आइटम्स जरूरी सामानों में कमी आई और इसके कारण इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ी, क्योंकि सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा थी। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है पेपर मनी क्राइसिस, जिसने अर्थव्यवस्था को दोबारा से और ज्यादा पुशबैक करा। अगर आपको याद हो तो हमने शुरुआती लेक्चर्स में बात करी थी कि किस तरह से जब फ्रांस में रेवोल्यूशनरीज ने गवर्नमेंट क्रिएट करी तो उन्होंने एक एक करके पुराने सिंबल्स को हटाकर नए सिंबल्स लाने की कोशिश की, और इसी दौरान फ्रांस की जो पुरानी करेंसी थी लिवरे उसे हटाकर नई करेंसी इंट्रोड्यूस की गई, असाइनेट्स। जब आर्थिक संकट आया फ्रांस में वॉर के कारण, तो नेशनल कन्वेंशन ने डिसाइड किया कि हम ज्यादा मात्रा में असाइनेट प्रिंट करेंगे। ये एक पेपर करेंसी थी वॉर के खर्चों को पूरा करने के लिए और गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें पूरा करने के लिए। लेकिन ये प्रिंटिंग ओवर प्रिंटिंग में कब बदल गई ये नेशनल कन्वेंशन को समझ ही नहीं आया। जब ओवर प्रिंटिंग हुई तो इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन में तब्दील हो गया। अब ये सवाल बहुत बार लोगों के मन में होता है कि जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो गवर्नमेंट ज्यादा पैसा देकर आम जनता की जेबें भर दे तो आम जनता इजीली सामान खरीद ले और गरीबी मिट जाए। लेकिन ये इतना इजी नहीं होता। इसको हम ऐसे समझते हैं कि दो मेटल हैं, एक है गोल्ड, एक है आयरन। गोल्ड कई गुना महंगा है आयरन से, जबकि दोनों मेटल है। ऐसा क्यों है, सवाल है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि आयरन जो है वो बहुत मात्रा में उत्पादित होता है, उसकी डिमांड इतनी नहीं है। गोल्ड जो है वो बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है लेकिन उसकी डिमांड ज्यादा है। तो ये डिमांड और सप्लाई का खेल है, जिसके कारण किसी भी सामान का रेट फिक्स होता है। अब आप कितनी ही करेंसी छाप लो, प्रिंट कर लो, लेकिन जो सामान है, प्रोडक्शन है, वो तो लिमिटेड है। जब लोगों की जेबों में ज्यादा रुपए होंगे तो वो ज्यादा एक्सपेंड कर पाएंगे चीजों को खरीदने के लिए, लेकिन चीजों की मात्रा तो बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट उनका प्राइस भी बढ़ा देगा, जिसके कारण इन्फ्लेशन यानी महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये असाइनेट इतनी बुरी हालात में गया कि 1795 आते आते ये असाइनेट जो पेपर करेंसी थी अब महज पेपर बन के रह गई, और बाद में 1795 में जाकर इसे डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया और एक नई करेंसी फ्रांस में इंट्रोड्यूस की गई, जिसे कहा गया मैंडेट टेरिटोरियल। अब इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है फूड शॉर्टेज और ब्रेड क्राइसिस। ये सेम ही बात है। तीन रीजंस के कारण फ्रांस में एक्सट्रीम फूड शॉर्टेज हुई। पहला था वॉर। हमने ऊपर ही बात की है कि वॉर में किस तरह से फ्रांस का जो मैक्सिमम अनाज है वो आर्मी के लिए जा रहा था और आम जनता के पास खाने तक के लिए अनाज नहीं था। दूसरा था इंटरनल रिबेलियन,
फ्रांस में अंदरूनी हिस्सों में भी रेवोल्यूशनरी के खिलाफ रिवॉल्ट चल रहा था। ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा फ्रांस पूरी तरह से रेवोल्यूशन के सपोर्ट में था और इन रेडिकल लॉज को सपोर्ट कर रहा था। तो इंटरनल रिबेलियन से भी फ्रांस को जूझना पड़ रहा था, जिसमें मेनली रॉयल फैमिली को सपोर्ट करने वाले लोग थे, क्लर्जीज थे जो अब नॉन ज्यूरिंग हो गए थे, जिन्होंने फ्रांस के सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी पे साइन नहीं किया था और वो चोरी छुपे रह रहे थे फ्रांस में। इसी के साथ साथ जो रूरल एरियाज के लोग थे, पीजेंट्स थे, वो रिबेल कर रहे थे। तो इंटरनल रिबेलियंस के कारण भी फ्रांस को ये फूड क्राइसिस से गुजरना पड़ा और इसके साथ साथ बैड हार्वेस्ट भी एक बहुत बड़ा रीजन रही फ्रांस के इस इकोनॉमिक क्राइसिस का, जहां फूड की बहुत ज्यादा कमी हुई फ्रांस में। अब इस बैड हार्वेस्ट के जो रीजंस हैं उसमें से जो एक बहुत प्रोमिनेंट रीजन है वो है फ्रांस का टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा पिछड़ा होना, जिसके कारण फ्रांस में फूड क्राइसिस आया। अब जब इतने सारे क्राइसिस फ्रांस आर्थिक रूप से झेल रहा था, तो नेशनल कन्वेंशन ने एक नया लॉ बनाने की कोशिश की, जिसे कहा गया लॉ ऑफ मैक्सिमम, जिसे 1793 में बनाया। फ्रांस की जो नई गवर्नमेंट थी नेशनल कन्वेंशन के अंडर, उसने बोला कि हम हर किसी ग्रेन का प्राइस फिक्स कर देंगे और इसके साथ साथ जितने भी एसेंशियल आइटम्स हैं रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, उसके प्राइस भी फिक्स होंगे। इसके साथ साथ जो वेजेस हैं वर्कर्स की, यानी सैलरीज हैं वर्कर्स की, उन्हें भी फिक्स कर दिया जाएगा। और जो होर्डर्स हैं, जो अनाज की होर्डिंग कर रहे हैं इन्फ्लेशन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुछ समय तक तो इस लॉ ऑफ मैक्सिमम के कारण फ्रांस में इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल में रहा, लेकिन धीरे धीरे होर्डिंग बढ़ती रही, लोग फिर भी होर्डिंग कर रहे थे। और इसके साथ साथ जो रूरल एरियाज के पीजेंट्स थे, उन्होंने इनकार कर दिया था मार्केट में अपना अनाज बेचने के लिए, क्योंकि वो इतने सस्ते दामों में अपना अनाज नहीं बेचना चाहते थे, जिसके कारण गवर्नमेंट को आर्मीज तक भेजनी पड़ी फ्रांस के विलेज एरियाज में, और रिबेलियन और ज्यादा भड़क उठे फ्रांस की इस रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसके कारण और ज्यादा टसल पैदा हुआ फ्रांस की आम जनता में ही। इसके साथ ही फ्रांस में एक कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी बनाई गई, एक तरह की कमेटी जो नेशनल कन्वेंशन के अंदर ही थी, और इस कमेटी को फ्रांस में सबसे ज्यादा पावर दी गई। इसके बारे में हम डिटेल में रेन ऑफ टेरर में पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लें कि ये कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी थी। इस कमिटी ने इकोनॉमी को पूरी तरह से सेंट्रलाइज कर दिया 1793 से 1794। अब यही कमिटी डिसाइड कर रही थी कि वेपन का कितना प्रोडक्शन होगा, और यही कमिटी डिसाइड कर रही थी कि अनाज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और उनका ट्रेड भी यही डिसाइड कर रही थी। अब इंडिविजुअल ट्रेड दोबारा से बैन कर दिया गया था फ्रांस में, ताकि अनाजों की पूर्ति हो सके, जिससे कि अब फ्रांस एक वॉर ड्रिवन इकोनॉमी में बदल गया। यानी कि फ्रांस की अर्थव्यवस्था आम जनता की भलाई के लिए नहीं बनाई जा रही, बल्कि इतने बड़े वॉर को लड़ने के नजरिए से बनाई जा रही थी कि किसी भी तरह से हमें वॉर्स को सस्टेन कराना है, चाहे आम जनता इसके लिए कितना ही सफर करे। लेकिन इतने रेडिकल कदम
सीधी सी बात है बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाते और 1794 में ये पूरी की पूरी व्यवस्था कोलैप्स कर गई जब जैकोबिन क्लब के हेड रॉबर्ट फेयर को एग्जीक्यूट कर दिया गया गुलियोटाइन के द्वारा। नई गवर्नमेंट क्रिएट हुई जिसे द डायरेक्टरी कहा गया। आने वाले टॉपिक में डिटेल में हम द डायरेक्टरी के बारे में पढ़ेंगे। इस नई गवर्नमेंट ने लॉ ऑफ मैक्सिमम को सस्पेंड कर दिया और कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी को भी सस्पेंड कर दिया और इकोनॉमी का सेंट्रलाइजेशन हटाकर दोबारा से फ्री मार्केट क्रिएट किया। लेकिन अभी तक अर्थव्यवस्था इतने बुरे हालात में जा चुकी थी कि जैसे ही मार्केट को फ्री किया गया तो जो इन्फ्लेशन है वो और ज्यादा तेजी से बढ़ा और प्रोडक्ट के दाम बहुत तेजी से राइज हुए फ्रांस में, जो अभी तक लॉ ऑफ मैक्सिमम के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे। 1795 फ्रांस की इकोनॉमी का वर्स्ट ईयर रहा, भूखमरी चारों ओर फैली। तो ये थी फ्रांस की इकोनॉमी। हम इसके की इकोनॉमिक आउटकम देख लेते हैं, यानी एक तरह की समरी समझ लेते हैं। तो इस इकोनॉमी में कांस्टेंट इन्फ्लेशन यानी लगातार बढ़ती हुई महंगाई हमें देखने के लिए मिली। इसी के साथ साथ शॉर्टेज ऑफ ब्रेड और एसेंशियल आइटम की कमी हुई। असाइनेट कोलैप्स कर गई जो उनकी करेंसी थी। स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी चली 1793 से 1794 जिसने सिचुएशन को और ज्यादा वर्स करा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिस्टर्ब हुआ इंटरनल रिबेलियन के द्वारा और वॉर के द्वारा, क्योंकि अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट खत्म हो गया फ्रांस का। इसके साथ साथ वॉर में हैवी एक्सपेंसेस हुए जिसने पूरी तरह से इकोनॉमी को बर्बाद किया और जो ब्लैक मार्केटिंग थी वो चारों तरफ बढ़ी जब प्रोडक्ट्स की डिमांड फ्रांस में बहुत ज्यादा हुई और उनकी सप्लाई उस मात्रा में नहीं हो पाई। तो ये थी फ्रांस की इकोनॉमी नेशनल कन्वेंशन के दौरान फ्रॉम 1792 टू 1795। अगला हमारा टॉपिक है रेन ऑफ टेरर। अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को शुरुआत से ही देखें तो हमें दो चीजें कांस्टेंट दिखेंगी फ्रांसीसी क्रांति में। एक है फ्रांस की लगातार इकोनॉमिक गिरावट, आर्थिक संकट फ्रांस में बना रहा चाहे किसी भी तरह की सरकार फ्रांस में आई, और दूसरा है फ्रांस का रेडिकलाइजेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत से ही फ्रांस रेडिकल हुआ और जितनी आगे ये रेवोल्यूशन बढ़ा फ्रांस की पॉलिटिक्स उतनी ही ज़्यादा रेडिकल होती चली गई और इसका अंत हुआ रेन ऑफ टेरर से, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो रेन ऑफ टेरर की जो समय अवधि है वो 1793 से 1794 है। अब फ्रांस वॉर लड़ रहा था अपने दुश्मनों से, दूसरी तरफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे फ्रांस में, और ऊपर से इकोनॉमिक क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा गहरा गया था फ्रांस में, जिसके कारण पॉलिटिकल डिवीजन बहुत ज़्यादा हुए। हमने देखा कि फ्रांस की जब नेशनल कन्वेंशन का गठन हुआ और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित किया तो फ्रांस तीन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में बटा। एक थे गिरोंडेंट्स जो कि मॉडरेट थे, दूसरे थे जैकोबिन्स या मोंटागनार्ड जो कि एक्सट्रीम रेडिकल थे, और तीसरे थे प्लेन जो कि सेंटरिस्ट थे। लेकिन इसमें बहुमत जैकोबिन्स का ही रहा जो एक्सट्रीम रेडिकल थे। जैसे जैसे फ्रांस का ये क्राइसिस संकट बढ़ता गया वैसे वैसे पॉलिटिकली जैकोबिन्स और ज़्यादा स्ट्रांग होते चले गए और फ्रांस में रेन ऑफ टेरर की शुरुआत हुई। हर एक इंसान जिस पे थोड़ा भी शक था गिरोंडेंट्स के खिलाफ या जैकोबिन्स के खिलाफ होने का, उन्हें सिस्टमेटिकली फ्रांस ने एग्जीक्यूट करना शुरू करा और इसी को कहा गया रेन ऑफ टेरर। इस
टेरर को, इस आतंक को जैकोबिन क्लब का हेड रॉबस्पियर इस तरह से जस्टिफाई करता है। वो कहता है कि टेरर इज नथिंग बट स्विफ्ट जस्टिस। उसका मानना था कि आतंक न्याय पाने का एक तीव्र तरीका है, और फ्रांस में ऐसा हुआ भी रेन ऑफ टेरर के दौरान, जब फ्रांस में बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को गुलोटाइन करा गया। वाई रेन ऑफ टेरर स्टार्टेड, यानी कि ये आतंक का दौर फ्रांस में आया ही क्यों। अब इसके डिफरेंट रीजन है, एक एक करके हम इन्हें समझेंगे। सबसे पहला तो रीजन है वॉर विद यूरोप। हम जानते हैं फ्रांस इस युद्ध में एक तरफ खड़ा था और दूसरी तरफ काफी सारे देश फ्रांस के अपोजिट खड़े थे, जो फ्रांस से युद्ध लड़ रहे थे, जिसमें ऑस्ट्रिया, डच, ब्रिटेन, स्पेन, हॉलैंड। तो इस तरह के सारे पड़ोसी देश फ्रांस से युद्ध लड़ रहे थे, जिसके कारण फ्रांस में इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी के साथ साथ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी आ रही थी, और फ्रांस को एक मजबूत गवर्नमेंट की जरूरत थी, जो जैकोबिन्स ने उन्हें दी। दूसरा, वॉर इन वेंडी, यानी कि फ्रांस इंटरनल रिबेलियन से भी गुजर रहा था। एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर दिया है वेंडी का। वेंडी जो है फ्रांस के वेस्ट का एक रीजन है, जहां पर वहां की आम जनता जो कि पीजेंट्स थी, उसके साथ साथ रॉयलिस्ट जो राजा के सपोर्टर्स थे, और प्रीस्ट रेवोल्यूशन का विरोध कर रहे थे। इनके डिफरेंट रीजन थे विरोध करने के, जैसे कि ये लोग चर्च को सपोर्ट करते थे। नई जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी वो डीक्रिश्चियनाइजेशन चाहती थी फ्रांस का, यानी कि क्रिश्चियन धर्म को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन आम किसानों की आस्था अभी भी चर्च में थी। इसके साथ साथ जो रॉयलिस्ट थे और प्रीस्ट थे, उनकी आस्था भी चर्च में थी। इसके साथ साथ नई गवर्नमेंट वॉर लड़ रही थी, और वॉर लड़ने के लिए कंस्क्रिप्टेड आर्मीज खड़ी कर रही थी फ्रांस की नई रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, यानी कि लोगों को मास में जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा था, जिसका विरोध वेंडी के लोग कर रहे थे। इसके अलावा जो लॉज बनाए गए वो पसंद नहीं आए वेंडी के लोगों को। जैसे आपको याद होगा, हमने इकोनॉमी वाले सेक्टर में बात की थी लॉ ऑफ मैक्सिमम की, जहां पर प्राइस फिक्स कर दिए गए थे फार्मिंग के प्रोडक्ट्स के, ग्रेन्स के, जिसके कारण आम जनता विरोधी बनी। और इसके साथ साथ ये लोग किंग को भी सपोर्ट करते थे, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के सपोर्टर थे, ये गणतंत्र नहीं चाहते थे। तो इन कुछ रीजंस के कारण वेंडी और इसी तरह की जो विलेज एरियाज थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के खिलाफ खड़े हुए, और इसी के साथ साथ ये लोग राजा को भी सपोर्ट करते थे। इसलिए आम जनता, जिसमें कि पीजेंट्स, रॉयलिस्ट और क्लोजी वर्ग शामिल था, प्रीस्ट शामिल थे, इन्होंने रिबेल करना शुरू करा रेवोल्यूशनरी आर्मी के खिलाफ, और ये रिबेल धीरे धीरे सिविल वॉर में तब्दील हो गया। और नई गवर्नमेंट जो कि जैकोबिन्स के अंडर चल रही थी, उसने इस रिबेल को बहुत ही ब्रूटली दबाया और आम जनता को बहुत बुरी तरह मारा गया। इसे उस समय का द बिगेस्ट मैसेकर भी कहा गया। तो एक तो रीजन ये रहा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, रेन ऑफ टेरर के होने का। तीसरा है इकोनॉमिक हार्डशिप। इससे पहले वाले टॉपिक में हम बता चुके हैं कि इकोनॉमी कितना बड़ा चैलेंज बनी, जिसके कारण फ्रांस में नए नए सख्त कानून बने जो रेन ऑफ टेरर के अंडर ही आए। उसके साथ ही किंग का एग्जीक्यूशन, जब राजा को मारा गया तो ये खुद में ही एक तरह के आतंक का सिंबल था।
और राजा के एग्जीक्यूशन के बाद और ज़्यादा पॉलिटिकल डिविडेंड दिखाई दिया हमें। फ्रांस में जो नोबल्स और क्लर्जी थे फ्रांस के अंदर और फ्रांस के बाहर जो एमिग्रेज थे वो बहुत ज़्यादा नाराज थे इन रेवोल्यूशनरीज से, और उन्होंने काफ़ी सारी काउंटर रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ करने की कोशिश की, जिसका जवाब नई गवर्नमेंट ने ब्रुटैलिटी से दिया और ग्लूटाइन इसका सिंबल बना, जहां पर हर एक शख्स जिसके ऊपर जरा भी शक था गवर्नमेंट के खिलाफ होने का उसे मार दिया गया। उसके अलावा काउंटर रेवोल्यूशनरी थ्रेट जो एमिग्रेस, मोनार्क्स, नोबल, क्लर्जी से आ रहे थे रेवोल्यूशन के खिलाफ, उन सब की आवाज़ दबाने के लिए फ्रांस में क्रूएलिटी स्टार्ट हुई। पॉलिटिकल डिवीजन हम बता चुके हैं कि किस तरह से डिवाइड थे पॉलिटिकली, और ये डिवीजन इतना बड़ा हुआ कि अब हर किसी आइडियोलॉजी के इंसान को दूसरी आइडियोलॉजी के इंसान में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, जिसके कारण ये दौर आया फ्रांस में। और उसी के साथ साथ रेडिकल आइडियोलॉजी ऑफ यूजिंग टेरर। जाहिर सी बात है अगर किसी की आइडियोलॉजी ही रेडिकल होगी तो वो आतंक का ही यूज करेगा, जो कि अभी की फ्रेंच गवर्नमेंट के शीर्ष में जो लोग बैठे थे वो रेडिकल आइडियोलॉजी के ही थे। तो इन सब चैलेंजेस को टैकल करने के लिए फ्रांस में कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी बनाई गई नई नेशनल कन्वेंशन के द्वारा, और लगभग सारी की सारी ताकत इस नई नेशनल कन्वेंशन को दे दी गई। इसके कुछ सदस्य मुख्य हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात करी है, जिसमें सबसे शीर्ष पर है मैक्सिमिलियन रॉबespierre, जो जैकोबिन क्लब का हेड था, और उसके बाद सेंट जस्ट रॉबespierre के बहुत करीबी माने जाते थे। इन्हें एंजल ऑफ डेथ यानी कि मृत्यु का देवता भी कहते थे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल थे और बहुत एक्सट्रीम आइडियोलॉजी पे बिलीव करते थे। सेंट जस्ट का मानना था कि या तो आप रिपब्लिक को सपोर्ट करते हो या आप मृत्यु के लिए तैयार रहो, क्योंकि जो भी गणतंत्र को सपोर्ट नहीं करता उसे मृत्यु ही देना सही होगा। उसके अलावा क्यूटोन, ये भी एक्सट्रीम रेडिकल नेता थे, रॉबespierre के करीबी, और बियो वेरेन, ये भी एक्सट्रीम रेडिकल लीडर थे। तो ये सब पॉलिटिशियन थे। इसमें से जो क्यूटोन है, इनकी खास बात ये थी कि क्यूटोन पैरालाइज थे, यानी कमर से नीचे इनके पांव नहीं चलते थे, लेकिन ये रॉबespierre के बहुत करीबी थे और इन्हें कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी का मेंबर बनाया गया। और ये जो बियो वेरेन है, ये शुरुआत में तो सपोर्ट करते थे रॉबespierre की आइडियोलॉजी का और जैकोबिन्स की आइडियोलॉजी का, लेकिन 1794 आते आते इन्हें रॉबespierre की जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है उसमें फेथ नहीं रहा और इन्होंने खुद को दूर कर लिया रॉबespierre से। और जब रॉबespierre का एग्जीक्यूशन हुआ उस समय पर ये रॉबespierre के खिलाफ थे, लेकिन जब नई गवर्नमेंट बनी तो उसे पता था कि ये भी कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी के मेंबर्स थे और रेन ऑफ टेरर के दौरान इन्होंने भी बहुत सारी ज्यादतियाँ की हैं, तो इन्हें एग्जाइल में भेज दिया गया। लेकिन जो बाकी दो हैं, सेंट जस्ट और कूटोन, इन दोनों को ही 1794 में रॉबespierre के साथ एग्जीक्यूट किया गुलुटाइन के द्वारा। जो इसमें फिफ्थ मेंबर हैं वो है कार्नोट। ये बेसिकली मिलिट्री ऑर्गेनाइजर थे, इनका पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा लेना नहीं है, लेकिन
नेशनल कन्वेंशन के दौरान फ्रांस की आर्मी का जितना भी रख रखाव है वो कार्नोट के ही हाथों में था। और जब फ्रांस को बैकलैशेस झेलने पड़े 1793 में अलायंस गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये कार्नोटी थे जिन्होंने दोबारा से मिलिट्री को ऑर्गेनाइज करा और उसके बाद दोबारा से फ्रांस को विक्ट्रीज दिलाई बाकी कंट्रीज के अगेंस्ट, और इसीलिए इन्हें ऑर्गेनाइजर ऑफ द विक्ट्री भी कहा जाता है। जब रेन ऑफ टेरर खत्म हुआ और नई गवर्नमेंट का गठन हुआ द डायरेक्टरी, तो इन्हें कुछ नहीं किया गया और इन्हें गवर्नमेंट में कंटिन्यू रखा गया एज अ मिलिट्री कमांडर। और जब नेपोलियन बोनापार्ट आया फ्रांस में नया एम्परर बनकर, तो उसने भी कार्नोट को इंपॉर्टेंट पदों में रखा आर्मी के। तो ये लोग थे कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी के। अब कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी क्या क्या कंट्रोल करती थी उसके बारे में हम देखते हैं। तो आर्मी का कंट्रोल पूरी तरह कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी के हाथों में था। यही डिसाइड करती थी कि आर्मी के कमांडर कौन होंगे, रिक्रूटमेंट्स कैसे होंगे और क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है आर्मी में। इसके अलावा पुलिस, इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे कि लॉ ऑफ मैक्सिमम इकोनॉमिक पॉलिसी थी, इस तरह की सारी पॉलिसीज डिसाइड कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी के लोग ही करते थे। उसके साथ ही इंटरनल सिक्योरिटी का जिम्मा भी इन्हीं के पास था और फॉरेन अफेयर्स यानी फॉरेन के साथ किस तरह से डील करना है वो भी कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी के हाथों में था। यानी कि अब नेशनल कन्वेंशन के पास पावर न रहकर इन कुछ लोगों के पास सारी की सारी पावर थी। एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन हो चुका था फ्रांस में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल पावर्स का। और जब सारी की सारी कमान कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी के हाथों में आई तो उसने अपने रेडिकल कदम उठाने शुरू करे, जिसे कहा गया सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन, यानी एक सिस्टम के तहत लोगों को मारना। इसने अलग अलग नियम बनाए जिसके आधार पे लोगों को गुलोटाइन किया गया। जैसे एक था लॉ ऑफ सस्पेक्ट, यानी सिर्फ शक के आधार पे लोगों के ऊपर सजाएं मुकर्रर की जा रही थी। उसी के साथ साथ एक रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल भी बनाया गया, यानी एक ऐसी कोर्ट जो फास्ट ट्रैक थी, बहुत जल्दी जल्दी निर्णय ले रही थी और शक के आधार पे ही लोगों को सजाएं सुना रही थी। और इसके बाद शुरू हुआ सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन। अब ये सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन था क्या? ये कोई रैंडम वायलेंस नहीं था, बल्कि गवर्नमेंट सिर्फ शक के बिना पर लोगों को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मार रही थी, हजारों लाखों की संख्या में। अगर हम सरकारी आंकड़ों पर जाएं तो लगभग 16,000 लोगों को गुलोटाइन किया गया फ्रांस में एक साल के अंदर और लगभग 25,000 से ज्यादा लोग मारे गए सिविल वॉर में फ्रांस में। और इसके साथ साथ काफी सारे ऐसे प्रिजनर्स थे जो इस रिकॉर्ड में आए ही नहीं, वो प्रिजन में ही मार दिए गए। इसके साथ साथ ही कमिटी ने डी क्रिश्चियनाइजेशन मूवमेंट भी चलाया, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि किस तरह से रेवोल्यूशन ने फ्रांस को डी क्रिश्चियनाइज करने की कोशिश की और फ्रांस को सिर्फ तर्कों के आधार पर बिना किसी धर्म के जीने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, जिसके खिलाफ मेनली जो विलेज एरिया के क्लर्जी और पीजेंट्स थे उन्होंने रिवोल्ट भी करा। इसके साथ साथ ही जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं उस पर भी चेंज किया गया। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट का मानना था कि फ्रांस को अब लिबर्टी, इक्वालिटी और नेशनलिज्म की पढ़ाई कराई जानी चाहिए ताकि बच्चे बचपन से ही साइंटिफिक टेम्परामेंट लेकर आगे बढ़ें। अब
पीक ऑफ टेरर तब आया फ्रांस में जब मिड 1794 में रॉबस्फियर अपने ही लोगों के ऊपर हमले करने लग गया और इन कानूनों का उपयोग करके रेवोल्यूशनरीज को ही शक के आधार पे गुलोटाइन करने लग गया, जिससे कि जैकोबिन क्लब के मेंबर भी अब कहीं ना कहीं टेरिफाई हो गए थे। नेशनल कन्वेंशन के मेंबर्स को ही गुलोटाइन किया जा रहा था, जिसके बाद रॉबस्फियर को कैद कर लिया गया और 27 जुलाई को रेन ऑफ टेरर का अंत हुआ, जिस दिन रॉबस्फियर को एग्जीक्यूट किया गया गुलोटाइन के द्वारा। और इसी के साथ इसके दो साथी सेंट जस्ट और कूथोन को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, जिसे कहा गया थर्मिडोरियन रिएक्शन, एंड ऑफ द टेरर। अब इसे थर्मिडोरियन इसलिए कहा गया क्योंकि आपको याद हो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जब शुरुआत हुई, नेशनल कन्वेंशन जब बना, तो इसने एक नया कैलेंडर छापा फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का, और इस कैलेंडर ने मंथ्स को भी अलग अलग नाम दिए और इसके साथ साथ जो 7 दिन का हफ्ता था उसे 10 दिन का वीक बनाया। और इस कैलेंडर के हिसाब से 9 तारीख को, इसलिए इसे 9 थर्मिडोरियन रिएक्शन भी कहते हैं, 9 तारीख को रॉबस्फियर को गुलोटाइन कर दिया गया, यानी एग्जीक्यूट कर दिया गया, इसलिए इसे थर्मिडोरियन रिएक्शन भी कहते हैं। यहां पर रेन ऑफ टेरर का अंत हुआ और 1795 में द डायरेक्टरी नाम से नई गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रांस की नई गवर्नमेंट द डायरेक्टरी के ऊपर। धन्यवाद।